दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट प्रशांत गोयनका। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेंगलोर के पर्यावरण की बात। एक ज़माने में जिस शहर को गार्डन सिटी, सिटी ऑफ द हेवन और न जाने कितने अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जिस शहर में बसने के लिए सिर्फ भारत के ही नहीं दुनिया के भी बहुत से शहरों के लोग बहुत उत्साहित रहते थे। बेंगलोर का नाम सुन करके लोगों में एक खुशी सी जगती थी कि अरे हम बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं, हम बैंगलोर जा रहे हैं। लोग बहुत गर्व से कहते थे कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य बैंगलोर में काम करता है। लोगों में एक बहुत उत्साह था। बैंगलोर शहर का अपना एक महत्व था, बैंगलोर शहर का अपना एक बहुत विशेष वैल्यू थी। बैंगलोर में हर तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के औषधि उपचार, आप जिस जो बोल सकते हैं, मिलते थे यहाँ पर। वो एक समय और बैंगलोर को भारत का सबसे सुंदर शहरों में से एक कहा जाता था। यहाँ का मौसम पूरे भारत से बिल्कुल अलग था। यहाँ कभी ठंड नहीं पड़ती थी, यहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ती थी। यहाँ पर लोग हमेशा सुबह से लेकर शाम तक काम करके शाम को स्वेटर पहनना ही पड़ता है, विंड चीटर पहनना ही पड़ता था, क्योंकि शाम को ठंड हो जाती थी। हमेशा बारिश होती थी। सड़कें इतनी साफ़ थी बैंगलोर के एक समय में कि अगर आपके खाने का कोई सामान सड़क पर गिर गया, ये मान्यता है, लोग कहते हैं, हमने तो नहीं देखा, फिर भी लोग कहते हैं, जो हमने सुना है कि अगर आपके खाने का कोई सामान सड़क पर गिर गया तब उसे उठा करके फूंक मार के खा सकते हैं। इतनी साफ़ सड़कें थी, ट्रैफिक नहीं था। लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। ये एक अभी तक जो भी मैंने आपको बोला ये इतिहास था, जो सुन करके बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि याह, सही में क्या ये सच था, क्या ये सच है? जी दोस्तों, ये सच था, सच है। लेकिन आज ये चीज़ नहीं है। आज बैंगलोर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। आज बैंगलोर की जो अवस्था है, आज यहाँ लोग रहना नहीं चाहते हैं। जिनको मजबूरी है बैंगलोर में रहना, उनके साथ तो बाध्यता है। आज बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज बैंगलोर से शिफ्ट होने के कगार पर आ गई है। इन सब का कारण है बैंगलोर में भ्रष्टाचार, शहरीकरण के नाम पर अनगिनत लाखों करोड़ों पेड़ को काटना, पर्यावरण का मजाक बना के रख देना। दोस्तों, शहरीकरण के विकास के नाम पर सबसे पहले बैंगलोर में जो बैंगलोर की वास्तविकता थी, जो बैंगलोर का रिसोर्स था, मदर ऑफ रिसोर्स जिसे कह सकते थे, बैंगलोर में दो चीज़ें थी जो कि बैंगलोर को सारी भारत के अन्य शहरों से अलग करती थी। वो थी बैंगलोर की झीलें और बैंगलोर का जंगल। सबसे पहले सरकार ने यहाँ की झीलों पर अतिक्रमण करना शुरू किया। बड़ी बड़ी झीलों को, जैसा कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से भी और जैसा लोग बोलते भी हैं कि बैंगलोर में शहर के भीतर 200 से ज़्यादा झीलें थीं। आप अनुमान लगाइए, जिस शहर के भीतर 200 से ज़्यादा झीलें हों, वो शहर कितना सुंदर होगा। बड़ी बड़ी गार्डन थी यहाँ पर। अभी भी गार्डन के नाम तो हैं, लाल बाग भी है, कब्बन पार्क भी है, सब कुछ हैं दोस्तों, लेकिन अब वो गार्डन सिर्फ नाम के गार्डन हैं। आज कब्बन पार्क आप चले जाओ, आज आप लाल बाग चले जाओ, वहाँ पर आपको पेड़ भी मिलेंगे, हरियाली भी मिलेगी, लेकिन वो एक जो नेचुरल फील होता है, अब वो आपको नहीं मिलता है वहाँ पर, क्योंकि पेड़ों की हालत बहुत दर्दनीय है। लाल बाग के भीतर पानी का रिसोर्सेस ना के बराबर है, सफाई नहीं है, कचरा फैला हुआ है। पर्यावरण को भी एक सिस्टम चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ने के लिए, जो कि वो सिस्टम ख़त्म हो रहा है। तो खैर चलिए, हम बात कर रहे थे कि बैंगलोर की दुर्दशा शुरू कहाँ से हुई, बैंगलोर का दोहन कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों, सबसे पहले बैंगलोर शहर को शहरीकरण करने के नाम पर, शहर को बड़ा करने के नाम पर
यहाँ की एक राजनीतिक पार्टी है, उस समय यहाँ पर ज़्यादा कांग्रेस की सरकार रही है और जनता दल की सरकार रही है। और हमारे बेंगलोर ने, हमारे कर्नाटक ने भारत को प्रधानमंत्री भी दिया है, HD देवेगौड़ा। सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पर पेड़ काटने शुरू किए, क्योंकि जब पेड़ कटेगा तो ज़मीन खाली होगी, फिर उस ज़मीन को आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, उस ज़मीन पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो सड़क बनाने के नाम पर, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाने के नाम पर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने, विला, अपार्टमेंट, सब के नाम पर इन्होंने सबसे पहले पेड़ काटने शुरू किए। दोस्तों, एक पेड़ किसी भी व्यक्ति को क्या देता है ये हम जानते हैं। सिर्फ पेड़ एक छांव नहीं देता है, पेड़ पर्यावरण को बचाता है, पेड़ जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। एक पेड़ रहने से कितने तरह के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पंछी सब रहते हैं। लेकिन इन्होंने एरिया वाइज सबसे पहले पेड़ काटने शुरू किए। जब काफ़ी मात्रा में पेड़ कट गया तो इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, सिर्फ पेड़ काटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लेक जो है, ये बहुत बड़े बड़े लेक हैं बेंगलोर में, ये बहुत ज़मीन को ले रहे हैं। एक लेक अगर भर गया जाए तो एक बहुत बड़े शहर में, मतलब शहर में एक बहुत बड़ा स्पेस बन जाता है, जहाँ पर कि आप हज़ारों आदमी को बैठा सकते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, एक 2000 फ्लैट से बड़ा अपार्टमेंट बन सकता है। इन लोगों ने धीरे धीरे लेक को भरना शुरू किया सरकारी नीति के तहत। आज बेंगलुरु में जहाँ मेजेस्टिक बस स्टैंड, जिसे हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, बहुत बड़ा मेजेस्टिक बस स्टैंड है, वो एक ज़माने में लेक था। उससे भर करके शुरुआत करी गई वहाँ से सरकार ने, और लेक को भर करके वहाँ पर बस स्टैंड बनाया गया। दोस्तों, उस लेक के भरने से उस पूरे एरिया में पानी की किल्लत आनी शुरू हो गई। उस पूरे एरिया में आज कंक्रीट का जंगल बन गया, पूरे पेड़ पौधे कट गए, लेक भर गया। सरकार ने शुरुआत करी, फिर सरकार ने IT को इनवाइट किया, जो शहरीकरण के लिए ज़रूरी था, लेकिन सरकार ने IT को बुला करके जितनी भी जंगल की ज़मीनें थी वो देना शुरू कर दी। व्यापक भ्रष्टाचार किया, बेंगलोर के शहरीकरण के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार किया। दूसरा, हर लेक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था बेंगलोर में। किसी भी लेक में पानी ओवरफ्लो होता था तो वो अपने आप दूसरे लेक में चला जाता था। इससे बेंगलोर की सारी लेकें भरी हुई रहती थी, स्वच्छ रहती थी। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके लेक भरना शुरू कर देंगे, आज बेंगलोर में 30-35 लेक से ज़्यादा नहीं है। अब आप ये समझिए कि कितना दोहन किया गया, कितना लेक को भरा गया है। जिस शहर में 200 से ज़्यादा लेक थी, वहाँ अब सिर्फ 30-35 लेकें रह गई हैं नेचुरल। और उसमें कुछ लेकों का इन लोगों ने, जो लेक जो है 10 एकड़ 8 एकड़ में थे, उनको छोटा करके 2 एकड़ 2.5 एकड़ का लेक बना दिया, और बाकी को पार्क बना दिया, ताकि जंगल में लगे कि नहीं, हमने लेक को बचाया है। ऐसे कुछ लेक इन्होंने बना दिए। ये इसलिए बनाया गया है जिससे प्रॉपर्टी की रेट बढ़ती है। आज कोई बिल्डर 2000 फ्लैट का अपार्टमेंट बनाता है तो फ्लैट का नाम देता है लेक व्यू, लेक साइट। तो उसने वो 2 एकड़ इन्वेस्ट किया है, उसने वो 2 एकड़ का लेक बना दिया, गार्डन बना दिया, और सरकार को उसने ये बोला कि जी मैंने लेक बचाया। उसने कोई लेक नहीं बचाया। उसने क्या किया, क्योंकि लेक का नेचुरल कनेक्शन तो कट हो गया। और आज के दिन 2024 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर बेंगलोर में आएंगे, आप देखेंगे अप्रैल मई चालू हो गया। मैक्सिमम बेंगलोर की 95% से ज़्यादा लेक जो है वो सूख गई हैं, क्योंकि इस बार जितनी गर्मी पड़ी है बेंगलोर में, उतना पहले कभी नहीं पड़ी थी। बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, सारी लेकें सूख गई। दोस्तों, वो पता है क्यों सूखी? क्योंकि उनका लेकों के साथ में इंटरकनेक्शन ख़त्म हो गया था। इन लेकों को आप नेचुरल लेक नहीं बोल सकते हैं, ये मानव निर्मित लेक है। इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल। बस इसमें फ़र्क इतना है कि आप इसमें नहीं तैर सकते हैं। इसकी गहराई जो है वो स्विमिंग पूल जो कानून के मान्यता के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, 10 फीट होगी। और
इसमें मछलियाँ हैं, आप मछली फिशिंग नहीं कर सकते, आप उसमें नहा नहीं सकते। बाकी काफ़ी सारी लेक जो है मानव निर्मित लेक इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो कचरा निकलते हैं, गंदगी निकलती है, वो किसी न किसी एक छोटे पाइप के तहत उस लेक में डाल दिया जाता है। क्योंकि 2 एकड़ 2.5 एकड़ का लेक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा पानी है, कचरा जाएगा, मछलियाँ रहेंगी, साफ़ करेंगी। तो दोस्तों ये एक टैक्टिक से बनाया जाता है और उस लेक के चारों तरफ बिल्डिंगें रहती हैं। सारी बिल्डिंगें, वो एक बिल्डर कोशिश करता है कि उसकी आजू बाजू की जहाँ जहाँ ज़मीन बिक रही है मैं खरीद लूँ, ताकि एक लेक के नाम पर वो अपने 5 प्रोजेक्ट्स बेच ले, लेक साइट, लेक व्यू और विभिन्न विभिन्न नाम दे करके। लेकिन दोस्तों इससे हमारा पर्यावरण खत्म हो गया। और अभी जैसे बेंगलुरु में सूखा पड़ा, आज सूखा क्यों पड़ा? क्योंकि पहले यहाँ इतनी ग्रीनरी थी, इतनी हरियाली थी बेंगलुरु में कि रोज़ शाम को जनवरी भी मैं ज़्यादा लेट बोल रहा हूँ, दिसंबर से बारिश शुरू हो जाती थी, जो कि आपको कम से कम अगस्त तक रहती थी। सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने यहाँ बारिश नहीं होती थी। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 1995 से लेकर 2005 तक के बीच की बात कर रहा हूँ। 2005-2006 के बाद वो बारिश दिसंबर से जनवरी स्टार्ट होनी शुरू हो गई। 2008 तक आते आते वो फरवरी तक पहुंची, 10, 11, 12 तक आते आते वो फरवरी इंड तक आ गई, 13, 14, 15 तक आते आते वो मार्च में आ गया, 16, 17 तक, 18 तक जो है वो अप्रैल आ गया। अभी बेंगलुरु की स्थिति ये है कि बारिश जून में ये मई में हो रही है, सॉरी, मई में आपकी बारिश स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं, अगस्त, अब 4 महीने की बारिश होगी, जिस शहर में पहले 9 महीने बारिश हुआ करती थी, क्योंकि हरियाली खत्म हो गई। नीचे बेंगलुरु का ग्राउंड लेवल वाटर खत्म हो गया। आज बोरवेल डालते हैं, पानी नहीं आता है, क्योंकि सारी लेकें खत्म हो गई। जो मानव निर्मित लेक हैं, ये पानी, ये धरती में इससे पानी बहुत कम जाता है, क्योंकि इन्होंने तो बनाया इस हिसाब से है कि कचरा धरती में जाए, पानी नहीं जाए, पानी दिखते रहना चाहिए। दोस्तों ये अभी बेंगलोर की 95%, जैसे मैंने पहले बताया, लेक सूख गई है, बिल्कुल पानी नहीं है। आप लेक के बगल से गुजरेंगे, आप बिल्कुल लेक को देख सकते हैं कि सूखी हुई है, किस तरह से सीमेंट से, ईंटों से उसको बनाया गया है, उसमें पानी का क्या कनेक्शन है, कैसे पानी आएगा, पानी अगर कल को ओवरफ्लो हो गया तो कहाँ जाएगा, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसमें नालियों का पानी जाता है, उसमें अपार्टमेंट से पानी आता है। पानी संरक्षण करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बरसात की पानी के पर निर्भर है वो लेक, क्योंकि नेचुरल उनका कोई रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल कोई कनेक्शन नहीं है उनके पास। चारों तरफ थोड़ा वॉकिंग का उन्होंने बना दिया, वहाँ थोड़े पेड़ लग गए, जो सारे पेड़ सूखे पड़े हैं, क्योंकि पेड़ों के पास भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को हरा रखने के लिए कुछ रिसोर्स ही नहीं है। कहाँ से लेंगे? वो पानी है नहीं, बाकी चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है। तो दोस्तों आज इस बेंगलोर का, इस दुर्दशा का जिम्मेवार अगर कोई है तो यहाँ के स्थानीय नेता हैं। लोग बेंगलोर में कहते हैं अजी यहाँ नॉर्थ इंडियंस आ गए, उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया बेंगलोर को। पहले हमारा बेंगलोर बहुत अच्छा था, मैं इस बात को बिल्कुल काटता हूँ कि नॉर्थ इंडियन आ गए बेंगलोर को बर्बाद कर दिया। ये वही आदमी बोल सकता है जो आदमी देश हित में नहीं सोचता है, देशद्रोह भी सोचता है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के हम भारतवासी हैं, हम भारत में कहीं से भी कहीं जाएं, हमें व्यापार करने का अधिकार है। क्या साउथ के लोग नॉर्थ में जाकर व्यापार नहीं करते हैं? आज महाराष्ट्र में देखा जाए तो साउथ इंडियंस भरे पड़े हैं। तो ये बात करना, ये राजनीति है कि नॉर्थ वाले आकर के, नॉर्थ वाले को किसने बुलाया? आपने आईटी बनाई, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिया, फॉरेन से पैसे आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, आपने जंगल काट करके बिल्डिंग बनाया, तो काम करने तो लोग आएंगे ही। अगर किसी एक कंपनी में 2 लाख आदमी की, 2.5 लाख आदमी की, 3 लाख आदमी की, 1.5 लाख आदमी की आप वैकेंसी निकाल रहे हो, 2 लाख आदमी को आप जॉब दे रहे हो, तो 2 लाख आदमी क्या खाली बेंगलोर के ही रहेंगे? वो कैपेसिटी बेंगलोर की है, वो एजुकेशन बेंगलोर में है? नहीं है ना। उस 2 लाख आदमी में जो भी मैक्सिमम जो यहाँ के लोग काम करते हैं वो तो करते ही हैं, बाकी पूरे कर्नाटक से भी लोग आए, पूरे साउथ से लोग आए,
आंध्रा से आए, तमिलनाडु से आए, महाराष्ट्र से आए, बंगाल से आए, राजस्थान से आए, बिहार से आए, यूपी से आए, हर जगह से लोग आए। सब जगह से लोग आकर के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो लोग यहाँ 20-20 साल से काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो यहाँ बसेंगे नहीं, बिल्कुल बसेंगे। उन्होंने घर खरीदा, संपत्ति खरीदी। जो आदमी 20 साल से यहाँ काम कर रहा है उनके बच्चे यहीं जन्मे, उनके बच्चों ने यहीं शिक्षा ली। तो आज वो व्यक्ति बाहर जा कर के वापस अपने गांव जाएगा 20 साल के बाद? वो बिल्कुल नहीं जाएगा। वो आदमी यहीं रहेगा। कहाँ जाएगा? उसको आप अगर ये बोलेंगे कि ये आदमी बाहर का है, ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। वो आदमी यहाँ का ही है क्योंकि वो पिछले 20 साल से यहीं है, 25 साल से यहीं है। उसने अपने बच्चों का जन्म यहीं देखा है, उसने अपनी बेटी की शादी यहीं की है, बेटे की शादी यहीं की है, अपने जीवन के बसंत उसने यहीं बिताए हैं। आप उसे ये नहीं बोलते। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को, भारतवासी को, ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है और ये इसका जिम्मेवार है, आप नहीं कर सकते। जिम्मेवार इसका पूरी तरह से सरकार है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अब आप जब आप शहरीकरण करते हैं तो जब शहर में आप इंडस्ट्री लगाएंगे, शहर में आप नए नए उद्योग, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तो शहर का विकास होगा, तो शहर बढ़ेगा। आपको कंक्रीट का जंगल बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। आपको शहर के बाहर छोटे छोटे मिनी स्टेट्स बनाने चाहिए जहाँ पर कि आप इन जंगलों को बनाएं कंक्रीट के, जहाँ बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां अपने कंस्ट्रक्शन करें, लोग वहाँ रहें। जैसे आज गवर्नमेंट खुद आईओसी बनाती है, इंडियन ऑयल का है, इंडियन ऑयल को अपना एक लेआउट बनाती है, एक शहर बसाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें शहर से बाहर रहना है। उसमें सारी सुविधा देती है। आप क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि आपको तो लैंड बैंक चाहिए था। आप अगर शहर के बाहर देते तो आपको वैल्यू नहीं मिलती, आप वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाते। तो आपने पेड़ काट करके, आपने लेकों को भर करके, आपने शहर को तहस नहस करके, बेंगलोर जो एक नाम था, एक ब्रांड था पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, बेंगलोर का नाम आते ही पूरी दुनिया में लोगों के चेहरे खिल जाते थे। ओह बेंगलोर, वाओ, गर्व की बात होती थी। अगर कोई बोलता था कि मेरा एक कोई रिलेटिव बेंगलोर में काम करता है तो लोग बोलते थे यार तेरा बेटा तो स्वर्ग में काम करता है, वाह क्या जगह है बेंगलोर। और था भी दोस्तों, यहाँ जब हरियाली होती थी बरसात के बाद, यहाँ जो पेड़ में ऐसा कोई रंग का फूल नहीं था, गुलाबी फूल, पीला फूल, बैगनी फूल, हर तरह के फूल, हर तरह के पत्ते, दुनिया में जिसे आज फॉरेन में अलग अलग किस्म के पेड़ पाए जाते हैं, जो पेड़ बड़े होने के बाद जिनके पत्ते लाल हो जाते हैं, जिनके पत्ते बैगनी हो जाते हैं, वैसे पेड़ बेंगलोर में थे। बेंगलोर का एक एक एरिया अपने आप में इतना सुंदर था, इतना अद्भुत था कि लोग उस एरिया को, आप उसमें वॉकिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि वह हम कहाँ वॉक कर रहे हैं। विदेश को हम मान देते थे। वो आज हमारा शहर कंक्रीट का जंगल बन के बैठा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ सब चारों तरफ गंदगी, कीचड़, पुराने पेड़ पौधे के जो टूटे हुए जो रह जाते हैं, ठूंठ जिनको हम बोलते हैं, ठूंठ, यादें, सिर्फ वही रह गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। आज बेंगलोर के आसपास के जितना भी ज़मीनें हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे पूरा का पूरा गांव ये इस पॉलिटिशियन का है, ये इस पॉलिटिशियन का है। लोगों ने यहाँ पर लैंड बैंक बना के रखा है, शहर को बेच लिया, अब गांव बेच रहे हैं। दोस्तों इसे रोकना पड़ेगा। दोस्तों शहर तो खत्म ही हो गया, गांव भी खत्म होगा। आज आप बेंगलोर से बाहर निकलो, आपको अभी भी पर्यावरण में हरियाली दिखती है, लेक दिखते हैं, लेकिन जिस हिसाब से शहरीकरण के नाम पर पॉलिटिशियंस लोगों ने शहर के बाद अब गांव को अपना टारगेट किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपको गांव में भी सिर्फ कंक्रीट के जंगल ही दिखाई देंगे। बेंगलोर के काफ़ी सारे गांव आजू बाजू के आज उस शहर में मिल चुके हैं।
लोगों को फ़ायदा बहुत होता है क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, लोगों को पैसे बहुत मिलते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका नुकसान भी है। दोस्तों, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि आप शहरीकरण मत करो। शहरीकरण करना ज़रूरी है। आज शहरीकरण होगा तो ही पैसा आएगा, सब चीज़ की रेटें बढ़ेंगी, व्यापार बढ़ेगा, देश का विकास होगा। लेकिन शहरीकरण करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। पहले कि आप जिस चीज़ को लेकर के शहरीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, आज आप शहरीकरण के लिए सबसे पहले क्या ले रहे हैं? ज़मीन, जिस पर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिस पर आप कंक्रीट का जंगल बनाते हैं। तो क्या आपको ये भी नहीं ध्यान रखना चाहिए कि जिस जमीन पर से आपने जितने पेड़ काटे हैं वो पेड़ आप वापस से लगाएं? आपको शहर बड़ा करना है, आप एरिया वाइज शहर को बड़ा करें। हर एक घर से दूसरे घर के बीच में एक लिमिटेड एरिया आप ये फाइनल करें कि यहाँ इतना बड़ा जंगल होगा ही होगा, यहाँ इतने पेड़ होंगे ही होंगे, तो शायद आपका शहर और सुंदर लगेगा। आज एक कॉलोनी में अगर हर एक घर से दूसरे घर के बीच में अगर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है जहाँ पे आपको 20, 25, 50 पेड़ हैं हर तरह के, वो आपको फल भी देंगे, खुशबू भी देंगे, जीवन भी देंगे, और आपका शहर भी सुंदर बनेगा और आपके शहर का वैल्यू भी बढ़ेगा, आपके ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ेगी। वो पेड़ भी अपने आप में एक संपत्ति है, उसके भी एक सेल्फ लाइफ है। वो आपको जब तक रहेगा कुछ देकर ही जाएगा, आपसे कुछ लेगा नहीं। वो आपसे सिर्फ क्या मांगता है? थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा आपसे पानी और समय समय पर थोड़ा खाद, बस। वो आपसे 1% मांग रहा है और आपको 100% दे रहा। आज एक नारियल का पेड़ का एग्जाम्पल लीजिए कि एक नारियल का पेड़ आज के समय में उसकी वैल्यूएशन अगर आप करते हैं तो एक नारियल का पेड़ साल भर में आपको कम से कम 20,000 से ऊपर का नारियल देता है। एक पेड़ आपसे क्या लेता है? वो मुश्किल से 2,000 रुपये का नमक, पानी सब मिला करके 10% आप उस पर देते हैं और आप 100% उससे ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास में 100 नारियल के पेड़ हैं तो वो आदमी की आय कितनी हो गई? आज आप घर बनाइए, हर घर के और एक दूसरे की जिस 30-40 का आप साइट्स काटते हैं एक एकड़ में, अगर आपने एक एकड़ में 30-40 के करीब आपने 30 साइट्स अगर काटे हैं तो 15 साइट में घर होने चाहिए और 15 साइट में जंगल होनी चाहिए, जिससे आपका जो लेआउट है वो सुंदर भी रहेगा और आपका प्रदूषण मुक्त भी रहेगा। तो ये काम सरकार को करना चाहिए था दोस्तों। जब आप शहर का विकास करते हैं, जब शहर को आप प्लान करते हैं, एक टाउन प्लानिंग जिसको बोला जाता है कि हम यहाँ पर मॉल बनाएंगे, हम यहाँ पर अपार्टमेंट बनाएंगे या लेआउट बनाएंगे। आप एक बड़ा अपार्टमेंट बनाइए, आपको उसमें मनाही नहीं है क्योंकि विकास तो जरूरी है। आज आप जंगल में नहीं रह सकते हैं। आज हम सारे लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें सबको सुविधा चाहिए। जिस समय टीवी नहीं थे उस समय चौपाल हमारा टीवी हुआ करता था। घर के बड़े बुजुर्ग सारे लोग हम लोग बैठ कर के आपस में बात करते थे। बच्चे उससे नई नई चीज़ें सीखते थे, हमारी संस्कृति सीखते थे। वहाँ भजन कीर्तन होता था जिससे बच्चों को आध्यात्म के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता था। आज वो ख़त्म हो गया कल्चर, जिसका दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं। आज बच्चे टीवी के आगे हैं, सोशल मीडिया में सब कुछ है। इंटरनेट में दुनिया की वो सारी चीज़ हैं जो नहीं होनी चाहिए।
लेकिन बच्चों के हाथ में है, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। बच्चे क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए। आज शहरीकरण हमें चाहिए। आज हमें टीवी भी चाहिए, आज हमें मोबाइल भी चाहिए। आज मोबाइल है तो ही मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आज अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं भी नहीं बोल पाता, आप भी नहीं सुन पाते। तो ये भी चाहिए, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन इसके साथ में पर्यावरण भी चाहिए, शुद्ध हवा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। आज हमें एसी भी चाहिए, आज हमें कार भी चाहिए, आज हमें फ्रिज भी चाहिए, हमें अच्छा सोफ़ा भी चाहिए। और हम ये देखना चाहते हैं कि हमें लेदर का सोफ़ा मिले या लकड़ी का सोफ़ा मिले। हम वो भी चाहते हैं, हम मार्बल भी लगाना चाहते हैं। हम पर्यावरण से ही लेकर के अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। जो हमारे भौतिक सुखों की चीज़ें हैं वो पर्यावरण से ही हम लेते हैं। तो हम भी पर्यावरण को कुछ दें, ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सरकार इस पर अगर ध्यान दे, सरकार अगर ये कानून बना दे कि आपको एक घर के बगल में, एक घर से दूसरे घर के बीच में गार्डन होना ही चाहिए। सरकार ने बना दिया, लोगों को मानना पड़ेगा। आपने नहीं बनाया, लोग नहीं मानते हैं। आज आपकी जमीन की वैल्यू 1 लाख रुपया है, इसमें अगर आपको 30x40 के 4 प्लॉट निकलते हैं, कल को आपके 2 प्लॉट निकलेंगे तो आपकी वैल्यू 2 लाख रुपया हो जाएगी। वैल्यू तो वही रहेगी, आपको नुकसान नहीं है, लेकिन आपने पर्यावरण को बचा लिया। आज पर्यावरण रहेगा तो पशु पक्षी रहेंगे, पर्यावरण रहेगा तो हरियाली रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे, आयुर्वेद रहेगा, सारी चीज की व्यवस्था रहेगी दोस्तों। लेकिन ये वही सरकार कर सकती है जो सरकार कमीशन न खाए, जो सरकार अपने हित में ना सोच करके जो राजनेता जनता के बारे में सोचे, वो यही काम कर सकते हैं। और जब बड़े अपार्टमेंट बनाइए, बड़े अपार्टमेंट में जहाँ 2000 आप फ्लैट बनाते हैं बिल्कुल बनाइए, लेकिन बड़े अपार्टमेंट के चारों तरफ आप जो एक इतना एरिया आपको छोड़ना ही पड़ेगा जिसमें आप जंगल बना सकें। चाहे वो आप बाउंड्री के भीतर ही बनाएं, लेकिन आपको उतना बड़ा ग्रीनरी जंगल बनाना ही है। अगर सरकार ये नियम बना दे तो क्या बिल्डर्स नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। आप छोटा अपार्टमेंट बना रहे हैं, छोटा जंगल बनाइए, बड़ा अपार्टमेंट बना रहे हो, बड़ा जंगल बनाइए। लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट कितना रहेगा? जो बैंगलोर एक समय में स्वर्ग कहलाता था भारत का, सिटी ऑफ हेवन, सिटी ऑफ गार्डन, है ना, सर सफाई, पर्यावरण, है ना, क्वीन ऑफ वेदर्स जिसको कहा जाता था, आज उस बैंगलोर को हम लोगों ने क्या कर दिया? आज उस बैंगलोर को हम लोगों ने बदनाम कर दिया। आज उस बैंगलोर में, जब आज से 10 साल पहले जहां लोग हमें तारीफ करते थे कि वाओ आप बैंगलोर में रहते हैं, आज स्थिति ये हो गई है कि लोग बैंगलोर में नहीं रहना चाहते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं कि जी हम बैंगलोर में रहते हैं तो लोग पूछते हैं अच्छा अब तो बैंगलोर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अब पहली वाली बात नहीं रह गया, अब तो बैंगलोर में। बहुत तकलीफ होती है हमें ये सुन करके, क्योंकि हमने अपने जीवन के 20 साल 25 साल यहाँ बिताए हैं। अब आप ये सोचिए जो 50 साल से यहाँ हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। दोस्तों जो अभी नए आ रहे हैं उन्होंने तो देखा ही नहीं उस समय, उनके लिए तो अभी भी उनको लगता है कि वाह बैंगलोर बहुत अच्छा है। लेकिन जो एक्चुअल बैंगलोर था, जो हम लोगों ने खोया है, हम उसे अभी भी पा सकते हैं अगर अभी भी सरकार जागरूक हो जाए। अभी भी सरकार अगर कुछ रूल्स बना दे, कुछ लैंड्स पर हम लोग अगर ये प्लान करें
कि नहीं, हमें इसी हिसाब से गार्डन बनाना है, पर्यावरण को बचाना है, लेक बनाने हैं, जंगल बनाना है। तो दोस्तों आने वाले 5 साल में हम बेंगलोर को वापस से नया रूप दे सकते हैं। हम बेंगलोर की वापस से काया पलट सकते हैं। इसके लिए एक हमें अपील जारी करनी पड़ेगी, हमें एक साथ आना पड़ेगा, हमें इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, हमें मिलके काम करना पड़ेगा, NGOs को साथ में आना पड़ेगा, तभी जा कर के दोस्तों ये संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। और एक बार अगर अभी भी बेंगलोर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी भी बेंगलोर में कहीं न कहीं थोड़ी सी जान बाकी है। अभी भी ये शहर अपने आप को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए आपसे निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है, आपके आगे गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। अगर अभी भी समय है दोस्तों, अगर अभी भी हम लोगों ने इस शहर को बचा लिया तो आने वाले पीढ़ी, आने वाले 50-100 साल में जो 2-3 जनरेशन हमारी आएंगी, वो कम से कम हमें इस बात के लिए ज़रूर धन्यवाद देगी कि आपने एक ऐसी चीज़ें बचा दी जो हम लोग जीवन में कभी नहीं देख सकते थे। कि पर्यावरण, हम बोलते हैं जंगल में शहर, हमें वो बनाना है, शहर में जंगल नहीं बनाना। पहले भी ये जंगल में शहर था, अभी इसको वापस से हमें जंगल में शहर बनाना है दोस्तों, ताकि लोग कहें कि वाह कितनी हरियाली है, कितना यहाँ का अच्छा वेदर है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, साथ आए और ये वीडियो को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रशांत गोयनका आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।